फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल ही न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार वर्तमान पशुधन आबादी कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 535.78 मिलियन। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार वर्तमान पशुधन आबादी 530.78 मिलियन है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मसूर 500 रुपये। मसूर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,000 रुपये नहीं बल्कि 4800 रुपये, कितना 4800 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं गेहूं के लिए 1925, जौ के लिए 1525 और चना के लिए 4875 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वनावरण क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसी संघ। कौन सा देश? रूसी संघ। भारत वन क्षेत्र के मामले में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। वहीं वनावरण क्षेत्र के मामले में रूसी संघ शीर्ष स्थान पर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, 2020 में इसकी 17वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, क्रमशः न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। ऑप्शन नंबर सी है, वर्ष 2020 में इस सूचकांक में इथियोपिया अंतिम पायदान पर है। और ऑप्शन नंबर डी है, विश्व बैंक के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में सोमालिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत इस रैंकिंग में 63वें स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2020 में इस सूचकांक में इथियोपिया नहीं बल्कि सोमालिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। किसको? इथियोपिया को नहीं बल्कि सोमालिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में क्रेडिट ब्यूरो फर्म के सहयोग से निम्न में से किसके द्वारा एमएसएमई साक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी बैंक के द्वारा। जुलाई 2020 में क्रेडिट ब्यूरो फर्म के सहयोग से सिडबी बैंक के द्वारा एमएसएमई साक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2019 एंड 2020 का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने फाइनल में बंगाल को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर ने। किसने? शशि थरूर ने। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व मलेरिया दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 मई को नहीं बल्कि यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं विश्व किडनी दिवस 12 मार्च को,
विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बतुकम्बा उत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य में, यानी बतुकम्बा उत्सव तेलंगाना राज्य के द्वारा मनाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक के शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम के शासनकाल में। चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, यह किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तजय्युकोंड की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मालिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक में कौन गुप्त काल में लिखी गई? पहला है अमरकोश, दूसरा है कामसूत्र, तीसरा है मेघदूत और चौथा है मुद्रा राक्षस। तो इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तथा 4, ये चारों ही साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक में ये गुप्त काल में ही लिखी गई हैं, यानी अमरकोश, कामसूत्र और मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये चारों पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन हैं? कर्पूर मंजरी के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजशेखर। कौन है? राजशेखर। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह को। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षण था। इसकी प्रजा उसको उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल गुंबद हसन गंगू। बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। यह हसन गंगू के नहीं बल्कि यह बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की संकलन किया था, यानी आदि ग्रंथ का संकलन किया था। कौन किए थे? तो वे गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलहार के युद्ध में। शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। कब हराया था? शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल
20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 53 वर्ष की आयु में 1680 में, कब? 53 वर्ष की आयु में 1680 में इनकी यानी शिवाजी की मृत्यु हो गई। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलबर्ट को। किसको? कलबर्ट को। कलबर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में, कब? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई और इन्हें ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयर कूट ने। ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र सोनार किस गुण पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि पर। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र सोनार प्रतिध्वनि पर आधारित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आंख की प्राकृतिक लेंस निम्न की तरह कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। आंख का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो कितने जिले शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जिले। कितने जिले? टोटल 8 जिले। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं, जिनमें गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, शामली तथा मुजफ्फरनगर शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, टप्पा गायन किस घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस घराने से। कौन से घराने से? बनारस घराने से। टप्पा गायन बनारस घराने से संबंधित है। टप्पा गायन का संबंध बनारस घराने से है। इस घराने से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं, कौन है? अकबर, अली खान, रसूलन बाई इत्यादि। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्तिक आगरा। स्वास्तिक मथुरा में अवस्थित मुख्य नाट्य संस्था है। आगरा में नहीं, स्वास्तिक मथुरा में स्थित मुख्य नाट्य संस्था है। कहाँ पे? मथुरा में। भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में, श्री नाट्य वाराणसी और रूपांतरण गोरखपुर में अवस्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित कृषक समृद्धि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के उपायों के बारे में सुझाव देना। पॉइंट नंबर 2 है, कृषक समृद्धि आयोग के अध्यक्ष राज्य कृषि मंत्री और उपाध्यक्ष नीति आयोग का सदस्य होता है। इसमें क्या कह रहा है? उपर्युक्त कथनों में सही कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के उपायों के बारे में सुझाव देना। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
कौन सा सही नहीं है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रम व हुनर के सम्मान देने हेतु शुरू किया गया। पॉइंट नंबर 2 है, 14 वर्ष से अधिक की आय कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, योजना के अंतर्गत कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के परंपरागत कौशल को निखारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, इसके अंतर्गत 6 दिन का निःशुल्क व्यवसायगत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष से अधिक की आय कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटल को। किसको? मेटल को। मेटल को हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पिग्मी वृक्षों पर बनाई जाने वाली झोपड़ियों में निवास करती है जिन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोगुलस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मोगुलस। पिग्मी वृक्षों पर बनाई जाने वाली झोपड़ियों में निवास करने वाले को मोगुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोगुलस कहते हैं। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है। पिग्मी द्वारा पेड़ों पर बनाए गए आवास को मोगुलस कहते हैं। इग्लू एस्किमो जनजाति का आवास स्थान है। इग्लू एस्किमो जनजाति का आवास स्थान है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफरीदी जनजाति म्यांमार में। अफरीदी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह म्यांमार में नहीं पाई जाती है, जबकि बोर जनजाति दक्षिण अफ्रीका में, अपाचे जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में और मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट के संचित भंडार के दृष्टि से शीर्ष पर कौन सा देश है? विश्व में बॉक्साइट के संचित भंडार के दृष्टि से शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिनी। कौन सा देश? गिनी। विश्व में बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर गिनी है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन भी जान लेते हैं कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 4 देश क्रमशः गिनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और ब्राज़ील हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाना मोटर कार। हवाना मोटर कार के उद्योग के लिए नहीं बल्कि सिगार उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिगार उद्योग के लिए। हवाना सिगार उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए, मास्को पोत निर्माण के लिए और ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाना मोटर कार के लिए नहीं बल्कि सिगार उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 1 सितंबर 2019 को आंध्र प्रदेश में चेरलोपल्ली और रूपरू के बीच देश की सबसे लंबी रेल सुरंग देशवासियों को समर्पित की। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में।
मिजोरम राज्य में कुल जनसंख्या के 94.94.4% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम किससे संबंधित है या किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म और लघु उद्योग से। किससे? सूक्ष्म और लघु उद्योग से। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम सूक्ष्म और लघु उद्योग से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किसकी माप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय से। किससे? यह आय से संबंधित है। लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विधानसभा द्वारा पारित सामान्य विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक अपने पास रख सकती है? तो कितने वर्षों तक, कितने समय तक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 माह तक। कब तक? 4 माह तक। सामान्य विधेयक को विधान परिषद में पहली बार में 3 माह तक एवं दूसरी बार में 1 माह तक अर्थात अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं ले सकता? कौन नहीं ले सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा का सभापति संसद का सदस्य नहीं होता, इसीलिए वह संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं लेता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्चतम न्यायालय का मुख्य क्षेत्रफल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार परामर्श संबंधी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालय किसके काल में स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। उसकी ही काल में ये 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके काल की प्रमुख घटना 1857 का विद्रोह था और 1857 में ही कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।